हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्री एग्जाम ट्रेनिंग। दोस्तों, प्रैक्टिस सेट 4 लेकर हम आपके सामने आए हैं। बिहार ऑडिट सर्विस सीडीपीओ या बिहार एसआई या बीपीएससी 67 का नोटिफिकेशन आ गया है। अगर आप तैयारी अच्छी तरह करना चाहते हैं तो प्रैक्टिस सेट से ज़रूर जुड़िए। बहुत अच्छे प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। डिटेल में समझते हुए चलना है। बहुत अच्छे वीवीआई सवाल हैं। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर किया कीजिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, इसलिए चैनल से ज़रूर जुड़िए। आइए देखते हैं आज का पहला सवाल। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? बहुत ही अच्छा सवाल है। मगध का वो राजा थे सिकंदर और पोरस की लड़ाई हुई थी, सुने होंगे। उसके बाद सिकंदर जो है मगध पर आक्रमण करना चाहता था, मगर सिकंदर की सेना थक गई थी इतनी कि वो आगे बढ़ नहीं पाई। उस समय घनानंद थे, नंद वंश के अंतिम राजा घनानंद थे। इसलिए ध्यान रखिएगा, महापद्मनंद जो हैं नंद वंश की स्थापना किए थे और अंतिम घनानंद थे। इसलिए ध्यान रखिएगा, महापद्मनंद के राज उत्तराधिकारी थे घनानंद। और इसी घनानंद उसी पर को पार्टी दिया था घनानंद ने कि सिकंदर हमसे डर गया। उसी पार्टी में चाणक्य की बेइज्जती की थी। बातों को समझिएगा और आपका आंसर निकल जाएगा। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से चाणक्य ने घनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना कराई थी। सबको पता होना चाहिए। बहुत अच्छा सवाल है। सिकंदर महान का समकालीन मगध का शासक घनानंद था। सिकंदर की सेना ब्यास नदी तक आई थी। ब्यास को पार कर आगे बढ़ने से उसकी सेना ने इनकार कर दिया था, अतः सिकंदर वापस लौट गया। इसलिए ध्यान रखिएगा, नहीं जानते हैं नोट करते हुए चलिएगा। लाइक शेयर कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। आइए देखें अगला सवाल। मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज स्थापित हुआ? बहुत अच्छा सवाल है। मौर्य वंश की स्थापना नंद वंश के शासक घनानंद को हराने के बाद हुई थी। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। और अंतिम मौर्य शासक कौन थे? बृहद्रथ। उनकी हत्या किसने की थी? शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग ने। इसलिए ध्यान रखिएगा, पुष्यमित्र शुंग थे। ये शुंग वंश की स्थापना हुई थी मौर्य वंश के पश्चात। इसलिए ध्यान रखते हुए चलेंगे। बहुत अच्छा सवाल है। 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की। पुष्यमित्र शुंग मौर्य सेना का सेनापति था। शुंग वंश ने लगभग 112 वर्षों तक शासन किया। इसे भी ध्यान रखते हुए चलेंगे। आइए देखें अगला सवाल। पूरा सवाल जरूर देखिएगा दोस्तों। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल कराए जाएंगे। ऐसे ही सवाल बीपीएससी में हर साल आपको दिखेंगे, इसलिए पूरा वीडियो देखने की कोशिश कीजिए। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? बहुत अच्छा यह भी सवाल है। इसका सही जवाब है बहलोल लोदी ने। ध्यान रखिएगा, बहलोल लोदी के बारे में आइए डिटेल दिखा दें। बहलोल लोदी दिल्ली में प्रथम अफगान राज का संस्थापक था। इसने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई, बाद में सुल्तान की उपाधि धारण की। बहलोल लोदी अपने सरदारों को मसनद ए अली कहकर पुकारता था। इसे भी नोट कर लीजिएगा। बहलोल लोदी ने बहलोली सिक्के का प्रचलन भी कराया था। इसे भी ध्यान रखते हुए चलेंगे। आइए देखें अगला सवाल। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? बहुत अच्छा सवाल है। मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, सिकंदर लोदी या शेर शाह सूरी में से फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए फिरोज तुगलक ने उपाय किए थे। बगीचे लगवाए थे दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में। फिरोज तुगलक ने फलों की गुणवत्ता सुधारने एवं फलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए दिल्ली और उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में 1200
बाग लगवाए, इससे राजस्व में भी वृद्धि हुई थी। इसलिए नाम ध्यान रखते हुए चलेंगे, फिरोज तुगलक। आइए देखें अगला सवाल। निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग होता है? वनस्पति तेल, मोबिल तेल, केरोसिन तेल या कटिंग तेल में से साबुन बनाने में प्रयोग होने वाला वनस्पति तेल है। इसमें वसा की मात्रा ज़्यादा होती है। आइए डिटेल में भी दिखा दें आपको। साबुनीकरण की क्रिया में वनस्पति तेल या वसा एवं कास्टिक सोडा या कास्टिक पोटाश के जलीय घोल को गर्म करके रासायनिक प्रतिक्रिया के द्वारा साबुन का निर्माण होता है तथा ग्लिसरॉल मुक्त होता है। पूरी बातों को समझिएगा और नोट कर लीजिएगा, बार बार सवाल बनता है। तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। आइए देखें अगला सवाल। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः है। कौन सी गैसें निकलती है वाहनों से? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मार्स गैस या नाइट्रोजन ऑक्साइड में से कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलता है और नाइट्रोजन ऑक्साइड भी निकलता है। इसलिए इसमें से आंसर जो है ई होना चाहिए बीपीएससी के अनुसार, और ई ही बताया गया है। ध्यान रखिएगा ई क्यों है, आइए डिटेल में दिखा देते हैं। वाहनों से निकलने वाले धुएं में मौजूद शीशे कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड के परिमाण स्वरूप आँख में एवं नाक में जलन होती है तथा श्वास संबंधी एवं फेफड़ों के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड भी निकलता है। इसलिए दोनों को अगर देखें बीपीएससी के अनुसार ई ऑप्शन जाता है। इसलिए ध्यान रखिएगा ई ऑप्शन क्यों हुआ। अगर ई ऑप्शन नहीं रहे तो आप कार्बन मोनोऑक्साइड को मार सकते हैं, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा निकलती है। इसलिए अगर दोनों दिया है, अगर ई ऑप्शन है तो आप ई ऑप्शन पे ही जाएंगे। शीतल रातों में कोहरे के समय धुआं, धूल, कार्बन एवं शीशे के कण वायुमंडल की वायु में तैरते हैं। इस दशा को धूम कोहरा कहते हैं। ध्यान रखिएगा। ये देखें अगला सवाल। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः है। खाना बनाने में कौन सी गैस यूज होती है? एलपीजी सिलेंडरों में खासकर मीथेन गैस का प्रयोग होता है। सबको ज्ञात होना चाहिए, बहुत ही इजी सा सवाल है, इसलिए ध्यान रखिएगा। मीथेन एक रंगहीन, गंधहीन एवं स्वादहीन गैस है। यह अधिकतर दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है, जिसके कारण इसे मार्स गैस भी कहा जाता है। इसका उपयोग मेथिल एल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, रंग, मोटर टायर, छापेमारी की स्याही, पेंट, कार्बन की छड़ें आदि बनाने में किया जाता है। समझ आए तो अंगूठे का बटन जरूर दबा दीजिएगा, लाइक बटन, शेयर और कमेंट, और चैनल को सब्सक्राइब अभी भी नहीं किए हैं कर लीजिए, फ़ायदा ही फ़ायदा मिलने वाला है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, फ्री का पीडीएफ भी उपलब्ध कराया जाता है। आइए देखें अगला सवाल। डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास गैस कौन सी है? हास गैस का नाम आते ही नाइट्रस ऑक्साइड का नाम आ जाता है, N2O। हास गैस N2O को कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड को। इसलिए जो लोग जानते होंगे वो लोग ये गलती कभी नहीं करेंगे। डॉक्टरों द्वारा यूज होता है ये ध्यान रखिएगा। नाइट्रस ऑक्साइड को हास गैस कहा जाता है, हंसने वाली गैस। आइए डिटेल में भी दिखा देते हैं। चिकित्सकों के द्वारा निश्चेतक एनेस्थीसिया का प्रयोग संवेदना को कम करने के लिए में किया जाता है। निश्चेतक का प्रयोग सबसे पहले विलियम मोर्टन ने 1846 ईस्वी में डाई एथिल ईथर के रूप में किया था। नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग भी शल्य चिकित्सा के समय निश्चेतक के रूप में किया जाता है। इसलिए ध्यान रखिएगा, नाइट्रस ऑक्साइड हंसने वाली गैस कहा जाता है। आइए देखें अगला सवाल। निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं का परिरक्षण में प्रयोग होता है? बहुत अच्छा ये भी सवाल है। खाने की वस्तुओं को बहुत दिन तक रखने के लिए किसका प्रयोग होता है? इसमें से सोडियम बेंजोएट का प्रयोग होता है। खाना को बर्बाद होने से बचाने के लिए पुरानी बोतलें देखते होंगे, सॉस, अचार आदि जो है उसको बचाने के लिए सोडियम बेंजोएट का प्रयोग खाने की वस्तुओं जैसे सॉस, फ्रूट जूस, जैम, अचार आदि का परिरक्षण करने में होता है।
इसलिए ध्यान रखिएगा नाम सोडियम बेंजोएट का प्रयोग होता है। आइए देखें अगला सवाल। पौधे और पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है। पौधे और पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। सबको पता होना चाहिए, सब जो है ये बचपन में ही पढ़े होंगे, लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, इसलिए पूरा बात बताया जा रहा है। पौधे पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पत्तियों के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और इसे कार्बन और ऑक्सीजन के रूप में विच्छेदित करते हैं। ये भी सवाल बन चुका है बीपीएससी में, इसलिए पूरी बातों को समझिएगा कि कौन सी गैस को विच्छेदित करते हैं और कौन सी गैस ग्रहण करते हैं। ये कार्बन का उपयोग भोजन निर्माण में करते हैं तथा ऑक्सीजन को मुक्त कर देते हैं। इसे प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। पूरी बातों को कभी भी नहीं जानते हैं, नोट जरूर कीजिएगा, यहाँ से हर लाइन में सवाल छिपा है। आइए देखें अगला सवाल। जैविक सिस्टम लिविंग सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है। कौन सा पदार्थ जो है उत्तरदायी है? जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने के लिए एंजाइम उत्तरदायी होता है। एंजाइम ध्यान रखिएगा, एंजाइम जो है जैविक प्रक्रिया में रासायनिक क्रिया को तेज करने के लिए एंजाइम पदार्थ जिम्मेदार है। कार्बनिक पदार्थों जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा को सरल अम्ल में परिवर्तित करने की क्रिया एंजाइम द्वारा ही संपन्न होती है। इसलिए ध्यान रखिएगा और आगे चलते हैं। अगला सवाल बहुत अच्छा आ गया। निम्न में से किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह होता है? मधुमेह किसकी कमी से होता है? बार बार सवाल बनता है। डायबिटीज जो है इंसुलिन की कमी से होता है। बहुत अच्छा ये भी सवाल है, बार बार आपको दिखेगा। लगभग हर घरों में ही कोई डायबिटीज़ का मरीज हो जाता है। इंसुलिन अग्नाशय के एक भाग लैंगरहैंस की दीपिका के द्वारा स्त्रावित एक प्रकार का हार्मोन है जो रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। इसके अल्प स्त्रावन से मधुमेह या डायबिटीज नामक रोग हो जाता है। ध्यान रखिएगा, समझ लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए देखें अगला सवाल, बहुत अच्छा है ये भी सवाल। विटामिन जो खट्टे फलों यानी कि साइड्स में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है। कौन सा विटामिन है जो खट्टे फलों में पाया जाता है? ये सवाल तो शायद सब लोग जानते होंगे। खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। बहुत अच्छा सवाल है और बहुत इजी सा सवाल है। खट्टे फलों को जरूर खाते होंगे सब लोग। संतरा। मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं। खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इसे भी बहुत अच्छा सवाल है। मानव रक्त में पोषक तत्व या अपशिष्ट दोनों पदार्थ होते हैं। इन्हें विशेष विधि से छानकर अलग किया जाता है। इस क्रिया में ब्रिक का महत्वपूर्ण कार्य है जो उपयोगी पदार्थों को शरीर में रोककर अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जित करता है। महाधमनी की शाखाओं से रक्त ब्रिकों में पहुंचता है। कोशिका की भित्ति से रक्त छनता है। अभिवाही धमनी रक्त में विषैली उत्सर्जी पदार्थ जैसे यूरिया, यूरिक अम्ल आदि होते हैं। छने हुए रक्त में ग्लूकोज, लवण तथा नाइट्रोजन के यौगिक मिलते हैं। इस क्रिया को अपोहन अथवा डायलिसिस कहते हैं। पूरी बातों को समझ लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, फ्री का पीडीएफ मिल जाएगा। बहुत अच्छे सवाल हैं ये भी। आइए देखें अगला सवाल। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? बहुत अच्छा सवाल है। चालकोलिथिक युग जो है ताम्रपाषाण युग को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है ये भी। जिस युग में मनुष्य ने पत्थर और तांबे के औजार का साथ साथ प्रयोग किया उस युग को ताम्रपाषाणिक युग कहते हैं। इसे चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। बहुत अच्छा सवाल है, जरूर ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल।
निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है? अहिंसा, वेदों के प्रति उदासीनता, आत्मदहन या रीति और रिवाजों की अस्वीकृति। इसमें अहिंसा, वेदों के प्रति उदासीनता और रीति और रिवाजों को अस्वीकृति जो है समान है, जबकि आत्मदमन जो है एक समान नहीं है बौद्ध धर्म और जैन धर्म में। इसलिए ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा ये भी सवाल है। आइए देखें अगला सवाल। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? यह सवाल भी बहुत बार बताया गया है मेरे द्वारा भी, और शायद सब लोगों को ये भी पता होना चाहिए। एक दो सवाल इजी रहते हैं, कुछ भारी रहते हैं। इनमें से उदयन ने पाटलिपुत्र बसाया था। ध्यान रखिएगा, अभी भी जो लोग नहीं जानते हैं नोट जरूर कीजिएगा। गार्गी संहिता, परिशिष्ट पर्वन एवं वायु पुराण के अनुसार उदयन ने गंगा एवं सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक स्थान पर अपनी राजधानी की स्थापना की थी। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। आइए देखें अगला सवाल। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? चारों बौद्ध सभा पर अलग से वीडियो बनाया हुआ है, जरूर देखिए। चारों के बारे में एक न एक के बारे में पूछा ही जाता है। पहली बौद्ध संगीति जो है राजगीर में हुई थी, अजात शत्रु के समय में भी। ध्यान रखिएगा, पूरा डिटेल दिखा देते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन अजात शत्रु के शासनकाल में राजगृह में स्थित सप्तपर्णी गुफा में 483 ईसा पूर्व में हुआ था। इस संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। से भी ध्यान रखते हुए चलेंगे, नोट करते हुए। इस संगीति में ही बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटकों, सूत एवं विनय पिटकों में संग्रहित किया गया। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है, बार बार दिखेगा आपको। आइए देखें अगला सवाल। निम्न में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? निजामुद्दीन औलिया ने गियासुद्दीन तुगलक से भेंट करने से इनकार कर दिया था। बहुत अच्छा सवाल है और बहुत इजी सा सवाल है। आइए देखें अगला सवाल। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? आगरा नगर की नींव जो है रखने वाले सिकंदर लोदी थे। 1503 ईस्वी में वर्तमान आगरा नगर की नींव सिकंदर लोदी ने रखी थी। ये ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछेगा। आइए देखें अगला सवाल, और आज का अंतिम सवाल है। 21 सवाल करके बहुत अच्छे से कराया जाएगा आपका। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंदिता, ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग, कर्नाटक की राजगद्दी का मसला या अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। इसमें से ऑस्ट्रेलिया की राजगद्दी की जंग जो है कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण यही था। इसलिए ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। ऑस्ट्रेलिया की राजगद्दी के उत्तराधिकार को लेकर छिड़े युद्ध 1746 ईस्वी में प्रथम कर्नाटक युद्ध को जन्म दिया, जो अंग्रेज और फ्रांसीसी सेना के मध्य हुआ था, जो एलास्पल की संधि द्वारा समाप्त हो गया। इस संधि के शर्त के अनुरूप फ्रांसीसियों ने मद्रास अंग्रेजों को सौंप दिया। पूरी बातों को समझ लीजिएगा, सवाल यहाँ से बार बार बनता ही है। आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।